इस देश का अमन चैन जो है वो शेड्यूल कास्ट के दलितों के पेशेंस पर टिका। जिस दिन उनका पेशेंस टूट जाएगा उस दिन हो सकता है कि जो गाड़ी, जो बंगले, जो मकान तुमने बना लिए वो छीन करके उन घरों में, वो गाड़ी और बंगलों में ना घुस जाए। देखिए, दलितों पे मुल्क भर में जितना शोषण हो रहा है, जितना अत्याचार हो रहा है, हो क्यों रहा है, पहले हम उस बात को समझ लें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जिस गाँव में आपको इज्जत नहीं मिलती वो गाँव छोड़ दो, जिस शहर में आपको इज्जत नहीं मिलती वो शहर छोड़ दो, जिस धर्म में आपको इज्जत नहीं मिलती वो धर्म छोड़ दो। हम लोग, हमारा शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बाबा साहब की बात को नहीं मान रहे हैं। जिन गांव, जिन देहातों में ना हमारे पास ज़मीन है, ना हमारे पास रहने के अच्छे साधन है, ना मकान है, ना आय के साधन है, और ऊपर से हमारा अपमान दिन प्रतिदिन हो रहा है, तो हमें चाहिए कि सबसे पहले उस जगह को छोड़ करके हम महानगरों की तरफ पलायन करें। महानगरों की तरफ पलायन करेंगे और वहाँ पर जाकर के मजदूरी भी करेंगे तो एक तो मजदूरी का पैसा हमें ताज़ा मिलेगा और दूसरा कोई हमें जाति सूचक या जाति के आधार पर हमारा प्रताड़ना जो है वो नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कहीं ना कहीं अपने शोषण के खुद जिम्मेदार हैं। दूसरे जो जिक्र आपने भी मध्य प्रदेश का कहा, या राजस्थान में भी कल परसों घटना हुई, उत्तर प्रदेश में कल परसों, मुल्क भर में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। दूसरा इसका कारण जो मैं समझता हूँ, जो बाबा साहब ने कहा कि हमारा जाति और धर्म के आधार पर जो शोषण होता है, हम लोग जहाँ भी रहें अपने बच्चों को अच्छा शिक्षित करें, बुरे मालों से दूर रहें, और जो पैसा हमारा बचे, जब बच्चे शिक्षित होंगे तो हम कम से कम उस गली सड़ी व्यवस्था को छोड़ दें जिस गली सड़ी व्यवस्था में सदियों से और हज़ारों साल से हमें अपमानित किया। चाहे मामला धर्म का है, चाहे जब आप धर्म, बाबा साहब ने आपको बुद्ध का धर्म दे दिया, बुद्ध का रास्ता दे दिया, तो आप वो जो हिंदू धर्म की जो गली सड़ी, सनातनी जो गली सड़ी व्यवस्था है उसको अगर छोड़ देंगे और अगर बौद्ध धर्म की तरफ आप आएंगे तो निश्चित रूप से आपको मान सम्मान भी मिलेगा। और वो जगह जब आप छोड़ देंगे जिस जगह पे आपको आपके दादा और आपके बाप के नाम से जाना जाता है, वो जगह छोड़िए ना, जिस जगह पर आपको जाति के नाम से जाना जाता है, तो निश्चित रूप से आपके मान सम्मान छोड़ना आसान लगता है, गाँव छोड़ना बिल्कुल। जब जिस गाँव में आपके पास ज़मीन नहीं, खेती नहीं, मकान नहीं, झुग्गी झोंपड़ियों में आप रह रहे हो, कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, वहाँ छोड़ने को है क्या आपके पास में? ऐसा तो नहीं कि आप जमींदार हैं, 100-200 बीघा जमीन है जो आपको बेचने में दिक्कत होगी। ऐसा तो नहीं कि आपके बाप दादे जो है वो मार के बहुत बड़ी लंबी चौड़ी संपत्ति छोड़ गए जिसको बेचने में दिक्कत होगी। जब आपके पास, भारत के अंदर क्या है कि जाति बड़ा फैक्टर है। मैं हमेशा कहता हूँ जाति है कि कभी जाति नहीं, जाति बड़ा फैक्टर है। और जाति जो लोग शोषण कर रहे हैं, जो लोग शोषणकारी, जो लोग दमन कर रहे हैं, जो लोग हत्याएं कर रहे हैं, वही लोग, उन्हीं की जाति के लोग थानों में बैठे हैं, उन्हीं की जाति के लोग न्यायपालिका में बैठे हैं, उन्हीं के जाति के लोग सिस्टम में बैठे हैं, उन्हीं की जाति के लोग सरकार में बैठे हैं। जब हर जगह उसी जाति के लोग बैठे हैं तो आप ये कैसे उम्मीद कर लोगे कि आपको न्याय मिलेगा? तो ऐसे में तो आपको सुरक्षित रखने का रास्ता वही है कि आप उन जगह को छोड़ दें जहां ऐसे उग्र किस्म के लोग रहते हो, आप शहर की और महानगरों की तरफ पलायन करें। क्या आपको भी लगता है कि देश में गाय से, मतलब गाय सुरक्षित है, आदमी की जान सुरक्षित नहीं है? लगता क्या है, अगर अखलाक के फ्रिज में मीट रखा है और जिसको बाद में भी ये कहा गया कि नहीं वो बीफ नहीं था और उसकी फिर भी हत्या कर दी जाती है, तो पहले तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, ये जो भीड़ के रूप में जो हिंदू धर्म के संगठनों के लोग आते हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम गौ रक्षक हैं, ये इनकी आँख में कौन सी लेबोरेटरी है, इनकी नाक में कौन सी लेबोरेटरी है जो सूंघ करके और देख करके बता देते हैं कि गाय का मीट, और किसी की भी हत्या कर देते हैं? ये इतना भी इंतजार नहीं करते कि कम से कम उसको लैब से रिपोर्ट आने दो कि मीट किस चीज़ का था। और फिर मैं तो ये कह रहा हूँ कि गाय का मीट अगर किसी के यहाँ है तो क्या हमारा संविधान हमको ये कहता है कि हम जो है वो गाय का मीट जो है वो नहीं खा सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते? कहीं ऐसा लिखा है? जो लोग भारत के अंदर ये कह रहे हैं, जस्टिस काटजू ने कहा कि मैं बीफ खाता हूँ, फिल्मी दुनिया की बड़ी हीरोइन काजोल ब्राह्मण परिवार से आते हैं, उन्होंने कहा मैं बीफ खाती हूँ। कितने लोग भारत के अंदर ऐसे जिन्होंने स्वीकार किया कि हम लोग बीफ खाते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विदेश में पढ़ते थे, उनकी जीवनी पढ़ी, उसमें बाबा साहब कहते हैं कि मैं एक टाइम क्या नाम है वो खाता हूँ, मीट खाता हूँ। तो आप किरण रिजिजू जी खुद कह रहे हैं कि हम जो है वो बीफ खाते हैं, बीजेपी के मंत्री हैं। तो ये कहना कि आप भीड़, मतलब एक तरफ तो आप उन लोगों को अपने मंत्री बना रहे हो बीफ खाने वालों को, दूसरी तरफ आप ही के लोग गाय का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या क्या नाम है जो बिजनेस कर रहे हैं गाय के बीफ का, गाय के मीट का, आप उनको क्या नाम है सब्सिडी दे रहे हो या फिर और जो सरकारी सुविधाएं वो दे रहे हो, आप उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ जो गाय को ले जा रहे हैं, पाल रहे हैं या बेच रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आप उनकी हत्या कर रहे हो। ये क्या करके गाय का क्या नाम है मीट बेच रहे हैं? राहुल जी, ये जो गोरक्षक होते हैं ये जान ले लेते हैं किसी भी व्यक्ति की गाय के नाम पर, इनको इतनी ताकत कौन दे रहा है? देखिए, जब सरकारें वैसी होती हैं, आपको मैं 2 उदाहरण यहाँ दे रहा हूँ। एक उदाहरण तो यह है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 25 साल में कोई भी सवर्ण जाति का मुख्यमंत्री नहीं बना, चाहे तो ओबीसी रहे, चाहे दलित रहे, चाहे मायावती रहे, चाहे अखिलेश रहे, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे, चाहे कल्याण सिंह रहे, तो ये ओबीसी समाज यहाँ 20-25 साल तक मुख्यमंत्री रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। सवर्ण जो है वो नहीं रहा। पहली बार बाबा आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री बने
तो ठाकुर समाज जिस जाति से वो लोग आते हैं तो ठाकुरों को लगा हम मुख्यमंत्री बन गए। जो ठाकुर पिछले 20 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर ये नहीं कहते थे कि क्या नाम है हम दलित समाज को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे, ओबीसी के साथ में, ये आज वो ठाकुर 25 साल के बाद में जब हमको डेवलप हुए हैं, हम आगे बढ़े हैं शिक्षित रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और हर तरीके से, अब 25 साल के बाद में उत्तर प्रदेश राज्य जैसे राज्य में आपकी घटना मिल रही है कि वहाँ पर दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जाति का मुख्यमंत्री बन गया। तो ये जो कह रहे हैं ना आप, ये वही लोग हैं कि जब सरकार की ताकत उनके पीछे खड़ी होती है ना तो होता है इस प्रकार का। मनीषा वाल्मीकि को रात को अंधेरे में जला दिया गया, ठाकुर बलात्कार करने वाले थे, ठाकुर एसपी था, ठाकुर और परिवार को नहीं मिले था, ठाकुर मुख्यमंत्री था। आपके सामने घटना, कोई बाहर की बात थोड़ा। ये सरकार उन लोगों की, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, आपने कहा ताकत कहाँ से मिलती है? ताकत वहीं से मिलती है कि जहाँ पर जब मेरी बिरादरी का ऐसा थाना इंचार्ज है, मेरी बिरादरी का एसएसपी है, मेरी बिरादरी का डीएम है, मेरी बिरादरी का मुख्यमंत्री है और मैंने अपराध किया है, तो फिर मुझे सजा देगा कौन? कहीं ना कहीं तो जाति का जो आधार पर मुझे सुविधा। सारी दुनिया मायावती थोड़ी है क्या वो अपने सांसद को घर पर बुला करके पुलिस के कहेगा नहीं अरेस्ट करो, उसने गलत किया है, हम लोग कानून के द्वारा कानून का राज चलाएंगे। यहाँ सारी दुनिया मायावती नहीं है, यहाँ बाकी के लोग ऐसे भी हैं जो जाति के आधार पर जाति पर गर्व करते हैं और अपनी जाति के लोगों को बचाने का काम करते हैं। चाहे वो बीजेपी के लोग हैं, चाहे वो आरएसएस के लोग हैं, चाहे वो बजरंग दल के लोग हैं, चाहे वो विश्व हिंदू युवा वाहिनी, तमाम हिंदुओं के जितने संगठन हैं वो सब जाति के आधार पर और कट्टरता के आधार पर चल रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने 2016 में कहा था बाकायदा कि मेरे दलित भाइयों को सूट मत करो, चाहे मुझे सूट कर दो। वो तो दलितों को बचाने की बात करते हैं खुले मंच से। ये दलितों को बचाने की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दंगाई लोग हैं, ये जो भीड़ है, ये प्रधानमंत्री लाचार है उनके सामने। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहे हैं कि तुम इनको मत मारो, मुझे मार लो। प्रधानमंत्री पद मुझे बना दो ना प्रधानमंत्री, मैं बताऊंगा क्या होता है। आप प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहिए था कि अगर किसी ने दलित समाज के लोगों के ऊपर शोषण अत्याचार किया तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, जेल में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई दी जाएगी। हम समझते प्रधानमंत्री मुझे मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार दो। अरे प्रधानमंत्री गाँव का चपरासी है तो बता दो पहले तुम। गाँव का चपरासी गिड़गिड़ाता है प्रधान के सामने कि साहब मेरे समाज के लोगों को मत मारो और किसी को मार लो। तो ये तो चपरासी वाली बात हो गई, ये तो मतलब बिल्कुल थर्ड क्लास बात हो गई। तो इसमें ये कोई बात थोड़ा, ये तो प्रधानमंत्री ने ये कहने की कोशिश करी है कि आपको जो करना करो, मैं लाचार हूँ। लेकिन मोदी जी तो खुद कहते हैं मैं भी चौकीदार हूँ। हाँ, तो चौकीदार होना में कौन सी बड़ी बात है? चौकीदारी में कौन सी डिग्री लग रही है? चौकीदार में कौन सा क्या नाम आपको पढ़ाई लिखाई की जरूरत है? चौकीदार में क्या है? रात को जागना, दिन में सोना है, सीटी बजानी है, फूंकनी, और कौन सा उस IAS PCS की तैयारी करनी है? चौकीदार तो कोई बन जाओ। प्रधानमंत्री बनना कठिन है, राष्ट्रपति बनना कठिन है, IAS बनना कठिन है, वकील लॉयर, अपना इंजीनियर प्रोफेसर बनना कठिन है। अमेरिका में जो भगवाधारी संगठन है, चाहे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये दलित या माइनॉरिटी को क्यों निशाना बनाते हैं? देखिए, मनुस्मृति जो है, और मनुस्मृति में जो लिखा गया है कि जो शूद्र वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो वर्ण है उसके आधार पर आप ये मान करके चलिए कि जब उनका जो धर्म ग्रंथ है, उनका जो बायलॉज है, वो बायलॉज उनको इजाज़त दे रहा है, पावर दे रहा है, ताकत दे रहा है कि हम लोग सदियों से शोषण करते आए हैं और अभी भी हम लोग शोषण करेंगे। लेकिन उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये वही देश है, ये वही मुल्क है कि जहाँ पर के 1 जनवरी 1818 भी हुआ, भीमा कोरेगांव भी हुआ। वो भी बात इनको मालूम होनी चाहिए कि अगर आप एक तरफ ये कहते हो कि सदियों तक, हज़ारों साल तक इनको प्रताड़ित किया गया SC ST OBC माइनॉरिटी को, तो ये भी मालूम होना चाहिए कि इसी मुल्क के अंदर जो है आप ये देखेंगे कि अगर भीमा कोरेगांव हुआ, ऐसी सब्बीरपुर सहारनपुर कांड हुआ, तो कहीं ना कहीं जिस समाज को आप जितना दबाओगे वो समाज, ये मैं पहले दिन से कहता हूँ और आज फिर कह रहा हूँ आपके इस चैनल पर कि इस देश का जो अमन और चैन है वो इस देश के बहुजन समाज पर और ख़ासतौर से दलित समाज की कम्युनिटी के पेशेंस पर टिका हुआ है। जिस दिन इस देश के 85% आवाम ने, और उसमें भी खासतौर से जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, वो लठ लेकर के रोड पर निकल आया ना, तो इस देश में अमन चैन कायम नहीं रहेगा, लोकतंत्र कायम नहीं रहेगा। उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, 2 अप्रैल 2018 को जब SC ST एक्ट के तहत को क्या नाम है डाइल्यूट कर दिया गया और उसके रक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए, जो SC ST एक्ट को बचाने के लिए जो शेड्यूल कास्ट के लोग जो रोड पर निकले थे, एक ही दिन निकले थे, पूरा रोड जाम हो गया था। ये 3% लोग या 5% लोग या 8% लोग जो हैं, जिनको हम जो अपनी जाति के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ मान करके चल रहे हैं और रोज़ आए दिन जो है वो SC ST OBC का कहीं ना कहीं जो है वो शोषण कर रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि इस देश का अमन चैन जो है वो शेड्यूल कास्ट के दलितों के पेशेंस पर टिका। जिस दिन उनका पेशेंस टूट जाएगा उस दिन हो सकता है कि जो गाड़ी, जो बंगले, जो मकान तुमने बना लिए वो छीन करके उन घरों में, गाड़ी और बंगलों में ना घुस जाए।